दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट 6 वितरण निर्णय पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर का पार्ट 1। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को देखो, यूनिट 1 को, यूनिट 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि यूनिट 6 आपको तभी समझ में आएगी जब आप पहले की वीडियोस को देखोगे। वो वीडियोस आपको ऊपर एक बेल आइकन आ रहा होगा, वहाँ पर आप इस वीडियोस को देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम यूनिट 6 में वितरण निर्णय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण निर्णय, वितरण माध्यम। तो वितरण माध्यम से हम क्या समझते हैं? विपणन में वितरण माध्यम का महत्व स्पष्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन मार्केटिंग। तो ये वितरण निर्णय ना होकर वितरण माध्यम। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि इसमें हम समझेंगे कि वितरण माध्यम होता क्या है। सो वेरी सिंपल है। वितरण माध्यम का जो अर्थ होता है, प्रत्येक वस्तु का उत्पादन उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, परंतु उसको अंतिम उपभोक्ता तक कई माध्यमों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। जैसे निर्माता फुटकर विक्रेताओं की सेवाओं का उपयोग कर उपभोक्ताओं को बेच सकता है, प्रतिनिधि नियुक्त करके भी वस्तु को बेचा जा सकता है, एक से अधिक मध्यस्थों की सेवाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है। ये सभी वितरण माध्यम कहलाते हैं। सो हमने सबसे पहले ये समझा कि वितरण माध्यम क्या होता है। तो वितरण माध्यम क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को जो एक उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बीच में जो मध्यस्थ होते हैं, जैसे कि फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, इनकी सहायता ली जाती है। यही तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। सो अब हम आगे इसके महत्व को स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि वितरण माध्यम वह कड़ी होती है जो उत्पादक को किससे जोड़ती है? उपभोक्ता से जोड़ती है। और यह आर्थिक संस्थाओं तथा क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा एक उत्पादक अपनी वितरण माध्यम में वे सभी मध्यस्थ शामिल है जो उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य, मतलब उनके बीच में कार्य करते हैं, और जिनके हाथों से होकर वस्तु क्या करती है? उपभोक्ता तक पहुंचती है। अब इसकी कुछ प्रकृति पढ़ लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है। पहली प्रकृति तो इसकी ये है कि वितरण माध्यम निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं के बीच की क्या है? एक कड़ी है। वितरण माध्यम व्यक्ति अथवा संस्थाएं भी हो सकती है। यह उत्पादों के स्वामित्व का भी हस्तांतरण करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं। ये उत्पादों को निर्माता से अंतिम ग्राहक तक पहुंचा देते हैं। मतलब पहले उत्पाद उत्पादक के पास होता है, फिर वो उत्पाद का जो स्वामित्व होता है वो किसके पास? उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। ये स्थान तथा अधिकार उपयोगिता का सृजन करते हैं। ये अनेक नामों से जाने जाते हैं, जैसे इन्हें थोक व्यापारी भी बोला जा सकता है, फुटकर व्यापारी, एजेंट आदि। सो अभी तक हमने वितरण माध्यम समझा, फिर इसकी प्रकृति को समझा। अब हम इसके महत्व को समझते हैं। तो महत्व पढ़ रहे हैं हम इसके। तो पहला है कि इसमें है ना ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो उत्पाद का जो ट्रांसफर, जो उसका टाइटल होता है, जो उसका स्वामित्व होता है, वो उत्पादक का होता है। फिर मध्यस्थों की सहायता के द्वारा जो उसका टाइटल होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये इसकी पहला महत्व है, पहला काम है। दूसरा क्या है? मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो निर्माता द्वारा अपने मध्यस्थों से क्या ली जाती है? एडवाइस ली जाती है। वो उन्हें बताते हैं, मतलब जो मध्यस्थ होते हैं, जैसे जो थोक व्यापारी होता है, फुटकर व्यापारी होता है, वो है ना उत्पादक को आके बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें उपभोक्ताओं को चाहिए, उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है, और उन सब चीज़ों को देखकर, उन चीज़ों के ऊपर काम कर कर उत्पादक उसी प्रकार का उत्पाद तैयार करता है ताकि लोगों को पसंद आए और एक अच्छा मूल्य निर्धारण किया जा सके। तो ये भी एक काम है। फिर है वित्त प्रबंधन करना, फाइनेंशिंग करना। मध्यस्थों द्वारा अपने आदेश के साथ कुछ राशि अग्रिम के रूप में दी जाती है, जिससे निर्माता को अपने वित्त प्रबंधन में सुविधा रहती है। मतलब जो मध्यस्थ होते हैं उनको कुछ चीज़ें लोन करा दी जाती है, जिससे उनको थोड़ा बेनिफिट होता है, ताकि वो कुछ चीज़ों को बेच सके और अपना काम चला सके। और उनको सिक्योरिटी भी दी जाती है, जो एजेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार वितरण माध्यम का कार्य वित्त प्रबंधन भी करना है। तो फाइनेंशिंग भी करता है वितरण माध्यम में। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि संवर्धन क्रिया, मतलब प्रमोशनल एक्टिविटीज। व्यवसाय में निर्माता एवं मध्यस्थों द्वारा
प्रमोशन क्रिया की जाती है, मतलब संवर्धन क्रिया की जाती है। यह मध्यस्थ दुकान के शोकसों में वस्तुओं का प्रदर्शन करके विक्रय, संवर्धन और विज्ञापन का कार्य करते हैं। कभी कभी यह मध्यस्थ स्वयं विज्ञापन और विक्रय संवर्धन की क्रिया करते हैं, क्योंकि मध्यस्थ जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ये खुद प्रमोशन करते हैं, तो इससे उत्पादक का फ़ायदा होता है, उनके प्रोडक्ट्स का फ़ायदा होता है। ये हमारा फोर्थ महत्व था। पांचवा काम हमारा ये है कि संचार में सहायता करना। तो ये संचार में भी सहायता करते हैं, मतलब एडिंग कम्युनिकेशन। वितरण के मध्यस्थ निर्माताओं को बाजार की सूचनाएं देते रहते हैं, जिससे निर्माता क्रेताओं को पसंद और आवश्यकता के अनुसार उत्पादन में फेरबदल करता रहता है और समय अनुसार उत्पादन कर लाभ कमाता रहता है। तो इसमें भी हेल्प मिलती है, क्योंकि वहाँ से सूचनाएं मिलती रहती है, मध्यस्थ आते हैं, उत्पादों को बताते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ताकि उन सबको सुनकर और उत्पादक को, निर्माता को फ़ायदा होता है और वो उसमें फेरबदल कर सकता है। फिर सिक्स पॉइंट हमारा है सौदों की संख्या को न्यूनतम करना। वितरण माध्यम सौदों की संख्या को कम से कम करके, मतलब जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ट्रांजैक्शन होती है, मिनिमाइज टोटल ट्रांजैक्शन, व्यय में कमी की हो जाती है। यदि वितरण माध्यम ना हो तो प्रत्येक क्रेता को निर्माता से संपर्क स्थापित करना होगा, परंतु वितरण माध्यम होने से उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है और वे मध्यस्थों के माध्यम से अपनी वस्तु क्रय कर लेते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वो पॉइंट है कि अगर मध्यस्थ होंगे नहीं तो फिर हर उत्पादक को अपने उपभोक्ता तक खुद पहुंचना होगा, जो कि वेरी डिफिकल्ट होगा। सो अभी तक हमने 6 पॉइंट्स देखे। 7 पॉइंट हमारा है कि उपभोक्ताओं को सेवाएं देना। मध्यस्थ उपभोक्ताओं को उनकी इच्छित वस्तुएं क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, तथा आफ्टर सेल्स क्रियाएं होती है ना, वो भी देते हैं, कि उसकी मरम्मत करना, ये सारी चीज़ें। तो ये 7 पॉइंट है, उपभोक्ताओं को सेवाएं दी जाती है। 8 पॉइंट हमारा है उत्पादों के वितरण में सुविधा। तो मध्यस्थ उत्पादों को विभिन्न स्थानों, शहरों, कस्बों में पहुंचाकर संपूर्ण उत्पादन चक्र एवं अर्थव्यवस्था को गतिमान रखते हैं। तो ये हमारा 8वां पॉइंट था। अभी तक हमने वितरण माध्यम के बारे में समझा और उसके महत्व को पढ़ा, उसकी प्रकृति को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, जो कि पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार आता है ये क्वेश्चन भी और फर्स्ट वाला भी। सो हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें ये बताना है कि आधुनिक व्यवसाय जगत में अपनाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के वितरण माध्यमों का वर्णन करना। तो ये भी वेरी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है इसमें भी। वितरण माध्यमों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। वस्तुओं का वितरण करने के लिए एक उत्पादक के पास विभिन्न माध्यम उपलब्ध है, जिनका वर्गीकरण हम इस चित्र में देखेंगे। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो वितरण के 2 माध्यम होते हैं। तो पहला माध्यम यह है हमारा प्रत्यक्ष माध्यम, दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष माध्यम। प्रत्यक्ष माध्यम के अंदर हम देख सकते हैं उत्पादक, डायरेक्ट सेल्स हो रही, विक्रयकर्ता को डाक आदेश द्वारा, फुटकर दुकानों द्वारा और टेली मार्केटिंग एवं इंटरनेट द्वारा ये डायरेक्टली उपभोक्ता तक पहुंचा दी जाती है। फिर अप्रत्यक्ष माध्यम, उत्पादक को पहले बेचा जाएगा, फिर उत्पादक फुटकर व्यापारी को, फिर उपभोक्ता को, फिर उत्पादक थोक व्यापारी को, फिर फुटकर व्यापारी को, फिर उपभोक्ता को। इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। प्रत्यक्ष विक्रय, डायरेक्ट सेल्स में क्या है, ये वितरण का सबसे सरल और छोटा माध्यम है, संक्षिप्त माध्यम है। इसके अंतर्गत उत्पादक उपभोक्ता से सीधा संपर्क स्थापित करता है और उनके मध्य कोई भी मध्यस्थ ना होता है। वस्तु उत्पादक से सीधी उपभोक्ता को पहुंचती है। तो इसकी कुछ विशेषता है। उत्पादक की ओर से भ्रमणकारी विक्रयकर्ता ग्राहक से संपर्क करते हैं। यह संपर्क ग्राहकों के स्थान पर किया जाता है और क्रय का ऑर्डर लेकर उन्हें माल भेजा जाता है। डाक द्वारा ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त करके उन्हें डाक द्वारा ही माल भेजा जाता है। उत्पादक स्वयं बहुसंख्यक दुकानें खोलकर अपनी वस्तुओं का क्या कर लेते हैं, विक्रय करते हैं। वो बहुत सारी दुकानें खोल लेते हैं और खुद ही कर लेते हैं, इसमें इनकी लागत भी बच जाती है। और टेलीफोन से ग्राहकों को माल का आदेश प्राप्त करके माल का विक्रय करते हैं। विक्रय मशीन द्वारा माल का विक्रय करते हैं। इसके दोष भी है, इसके पहले लाभ पढ़ लेते हैं। इससे वितरण में कम समय लगता है और मध्यस्थों के ना होने से वितरण लागत भी कम आती है। इससे सभी विपणन कार्य उत्पादक द्वारा किए जाते हैं, जिससे वितरण पर पूरा नियंत्रण रखा जा सकता है। उपभोक्ताओं के साथ प्रत्यक्ष संबंध के कारण उनकी बदलती हुई आवश्यकताओं तथा रुचियों का पता चलता रहता है और उन्हें आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती है। ये तो इसके लाभ थे। इसके दोष भी पढ़ लेते हैं। प्रत्यक्ष विक्रय में होता क्या है कि जो डायरेक्ट सेल्स जब हम करते हैं तो उत्पादक को अधिक पूंजी लगानी पड़ती है और उत्पादन पर वो ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक साइड वो बनाएगा फिर एक साइड बेचेगा, उपभोक्ताओं तो पहुंचेगा, इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो प्रत्यक्ष विक्रय द्वारा बिक्री सीमित रहती है, क्योंकि
क्योंकि उत्पादक सभी बाजारों और ग्राहकों तक तो नहीं पहुंच पाता, विपणन में विशिष्टीकरण के लाभ भी प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी प्रमाणित तथा विशिष्ट ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए प्रत्यक्ष विक्रय उपयुक्त है, जिनके लिए ग्राहकों से सीधा संपर्क स्थापित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। औद्योगिक वस्तु तथा नाशवान वस्तुओं के विक्रय के लिए प्रत्यक्ष विक्रय उपयुक्त है। मतलब जो नाशवान वस्तु होते हैं, जो जल्दी वो हो सकते हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष विक्रय ज़्यादा सही है, और औद्योगिक वस्तु के लिए। अब प्रत्यक्ष विक्रय पढ़ लेते हैं, इनडायरेक्ट सेल्स में पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट सेल्स में हमारे सबसे पहला पॉइंट है कि जो उत्पादक होता है वो फुटकर व्यापारी को बेचेगा और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को बेचेगा। तो इस वितरण प्रणाली में उत्पादक अपने माल को रिटेलर को बेचता है, फुटकर व्यापारी को बेच देता है, जो उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार माल का क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। इस माध्यम का प्रयोग स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए किया जाता है, जैसे पंखा, रेडियो, टेलीविज़न, फ्रिज आदि शीघ्र नष्ट होने वाली तथा फैशन की वस्तुओं का विक्रय फुटकर व्यापारियों द्वारा किया जा सकता है। मतलब जो जल्दी जैसे कि खाने पीने की चीज़ होती है जो जल्दी ख़राब हो जाएगी, उन सब चीज़ों का भी फुटकर व्यापारी के द्वारा किया जा सकता है। फुटकर व्यापारियों के लिए माध्यम से अधिक व्यापक बिक्री की जा सकती है। मतलब एक उत्पादक फुटकर व्यापारी से संपर्क करके बहुत बड़ी मात्रा में बिक्री को कर सकता है। फुटकर व्यापारी बिक्री बढ़ाने के लिए उधार, क्रय, सुपुर्दगी मतलब होम डिलीवरी के लिए बाजार की जानकारी आदि सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, किंतु केवल फुटकर व्यापारी बहुत बड़े पैमाने पर जगह जगह बिक्री नहीं कर पाते, इससे वितरण की लागत भी वृद्धि होती है। सेकंड में क्या कर सकते हैं, उत्पादक है ना थोक व्यापारी को बेचेगा और थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को और फिर फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को। दैनिक प्रयोग की वस्तु का वितरण बहुत व्यापक तथा जटिल होता है, इसलिए कई मध्यस्थों की सहायता आवश्यक है। अतः ये सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। इसके अंतर्गत उत्पादक क्या करता है, उत्पादक बड़ी मात्रा में वस्तुओं का विक्रय किसको दे देता है, थोक व्यापारी को कर देता है। इससे क्या होता है, थोक व्यापारी को करने के बाद उत्पादक की टेंशन दूर हो जाती है, उसको वो स्टॉक नहीं करना पड़ता है और उसको हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तत्पश्चात फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को विक्रय कर देते हैं। थोक व्यापारियों के प्रयोग द्वारा देशव्यापी वितरण भी किया जा सकता है। थोक व्यापारी उत्पादन, नियोजन, वित्त जोखिम वहन में भी सहायता प्रदान करते हैं, किंतु वितरण श्रृंखला लंबी होने के कारण माल प्रवाह में अधिक लागत और क्या लगता है, समय लगता है। इस वितरण प्रणाली का प्रयोग उस दशा में अधिक किया जाता है जब उत्पादों की संख्या अधिक हो और ग्राहकों द्वारा उनका क्रय थोड़ी थोड़ी मात्रा में किया जाता हो। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारा है कि उत्पादक, एजेंट, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। इस माध्यम के अनुसार उत्पादक एजेंट द्वारा फुटकर व्यापारियों को माल बेचते हैं और वे आगे उपभोक्ताओं को बेच देते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि उत्पादक पहले एजेंट को बेचेगा, फिर एजेंट फुटकर व्यापारी को, फिर वो उपभोक्ता को। थोक व्यापारी की अपेक्षा अभिकर्ता द्वारा विक्रय ज़्यादा किफ़ायत है। यह पद्धति विशेषकर औद्योगिक वस्तु जैसे कच्चा माल या मशीनरी के विक्रय में प्रयोग की जाती है। फोर्थ था हमारा, उसको हम चित्र में देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि सबसे पहले उत्पादक अभिकर्ता मतलब सप्लायर्स को बेचता है, फिर वो सप्लायर्स थोक व्यापारी को बेचते हैं और वो थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को सामान बेचते हैं और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को बेचते हैं। सो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जिसमें हमने वितरण माध्यम के बारे में समझा, उसकी प्रकृति को समझा, उसके महत्व को समझा। फिर हमने वितरण माध्यमों के टाइप्स पढ़े कि 2 टाइप्स में होते हैं, डायरेक्ट सेल्स होती है और इनडायरेक्ट सेल्स होती है। So we will meet soon in the next video. Thanks for watching my video and keep sharing my videos and don't forget to hit the like button.